गांधीनगर में 7वां वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन शुरू हो चुका है और ये 3 दिवसीय सम्मेलन 13 जनवरी तक चलेगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपको बता दें, इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून और साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि 8 देश पहली बार इस सम्मेलन में भागीदारी दे रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि गुजरात में जहां रिकॉर्ड निवेश की बात की जा रही है, तो ये कितना सफलता प्राप्त करता है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत किया। वाइब्रेंट गुजरात को मीटिंग ऑफ हार्ट बताते हुए मोदी ने कहा कि हम सब बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारी कोशिशों का दुनिया पर असर हो रहा है। यही वजह है कि आज यहाँ 100 से ज्यादा देश एक छत के नीचे हैं। पेरिस हमले की निंदा करते हुए उन्होंने विश्व में शांति की कामना की। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक परिवार के समान बताया। समिट के दौरान उन्होंने आर्थिक मंदी पर भी चिंता जताई और कहा कि इस वक्त मंदी पूरी दुनिया में चिंता का विषय बना हुआ है और ऐसे बुरे वक्त में दुनिया के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। इस सम्मेलन से हालांकि उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि 8 देश पहली बार इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे। लेकिन व्यापारिक संबंधों और सुरक्षा के साथ जिन मुद्दों पर बात होगी, उसके बाद मेक इन इंडिया को कितनी सफलता मिलती है, कितना रिकॉर्ड निवेश यहाँ आता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय के साथ प्रियंका चौधरी, गुलिस्तान न्यूज। वाइब्रेंट गुजरात का हुआ शानदार आगाज। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव बान की मून ने की शिरकत और साथ ही मोदी सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने से पहले अहमदाबाद में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम पहुंचे। बान की मून वाइब्रेंट समिट के मुख्य प्रवक्ता है और उनका भारत दौरा 3 दिवसीय है और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने की भी योजना है। साबरमती आश्रम में अपने संबोधन में बान की मून ने पूरी दुनिया से शांति की अपील की है। मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बात करने के साथ ही बान की मून ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। तो आज गांधीनगर में 7वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों ने इस सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अगर बात करें विदेश मंत्री जॉन कैरी की, तो उन्होंने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 7वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2015 की शुरुआत हुई। इस मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात आकर बेहद अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात को संभावनाओं वाला राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी का पीएम बनना एक बड़ी उपलब्धि है। उनके प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने का मतलब है कि भारत बदल रहा है। कैरी ने फ्रेंच मैगजीन शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने देखा कि विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी प्लान से लेकर सबका साथ सबका विकास तक के एजेंडे को भी उन्होंने खूब पसंद किया। उन्होंने ये भी कहा कि 7 रेस कोर्स तक पहुंचना पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो आज देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ गीतोदय, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में चुनावी दंगल का आगाज होने में चंद दिन बाकी हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि कल दिल्ली में होने वाली चुनाव आयोग की बैठक में चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच दिल्ली में मतदाताओं की सूचियों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है। अगले कुछ ही दिनों में मतदान सूचियों का काम निपटाने के लिए आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के अलग अलग हलकों में हजारों की संख्या में बनाए गए बोगस वोट भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं।
वहीं निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं बोगस वोट। करीब 4.5 लाख के करीब बोगस वोट विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बोगस वोटों का आरोप एक दूसरे पर लगाती आ रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से निर्वाचन आयोग इन बोगस वोटरों को खत्म करके निष्पक्ष चुनाव दिल्ली में कराता है। कैमरामैन कुलदीप के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। फ्रांसीसी मैगजीन शार्ली हेब्दो के ऑफिस में हमले के बाद अब एक बार जर्मनी के हैम्बर्ग में आतंकी हमला देखने को मिला है। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। फ्रांस की साप्ताहिक पत्रिका शार्ली हेब्दो में प्रकाशित पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादास्पद कार्टून छापने पर अब जर्मनी के एक समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर पर पथराव के अलावा आगजनी भी की। हालांकि हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने 2 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। प्रेस पर कार्टून छापने की वजह से हमला हुआ है। इस अखबार ने पेरिस की शार्ली हेब्दो के कार्टून को अपने अखबार के मुख्य पेज पर छापा था, जिसके बाद हमला हुआ है। पिछले हफ्ते पेरिस की शार्ली हेब्दो के दफ्तर में घुसकर 3 आतंकियों ने 12 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें 10 पत्रकार थे। आतंक का अब एक नया रूप देखने को मिल रहा है। अब तक प्रिंटिंग प्रेस या मीडिया हाउसेज आतंकियों के निशाने पर नहीं रहते थे, लेकिन अब मीडिया हाउसेज को भी आतंकियों ने अपने निशाने पर ले लिया है। कैमरामैन संजय के साथ सतीश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान के कराची शहर में एक भीषण सड़क हादसा निकलकर सामने है, जहां पर करीब 57 लोगों की मौत हुई है। दरअसल एक सड़क हादसे के दौरान एक तेल का टैंकर और बस में सीधी टक्कर हुई, जिसमें 57 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भीषण सड़क हादसे में कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना सुपर हाईवे पर उस समय हुई जब कराची से शिकारपुर जा रही बस सामने से आ रहे एक तेल टैंकर से टकरा गई। टकराने के बाद बस में आग लग गई। बस खचाखच भरी हुई थी, यहाँ तक कि लोग उसकी छत पर भी बैठे हुए थे। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के इमरजेंसी विभाग के इंचार्ज सी जमाली के मुताबिक वहां 59 लोगों के शव लाए गए, जबकि 2 महिलाओं समेत 8 गंभीर घायलों को भर्ती किया गया है। मरने वालों में से एक ही परिवार के 8 सदस्य हैं। सरकारी आंकड़ों को देखें तो हर साल पाकिस्तान में करीब 4000 लोगों की मौत सड़क हादसे के दौरान होती है और ऐसे में ये बड़ा सड़क हादसा सीधे सीधे लोगों की लापरवाही के साथ साथ सड़क नियमों की उल्लंघन को भी दर्शाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से ट्रैफिक नियमों को काबू किया जाता है ताकि ऐसे सड़क हादसों से आम लोगों को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ मैं कुणाल गोस्वामी, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे अब 24 घंटे रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करने जा रहा है। उम्मीद है इससे लाखों रेल यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अब 24 घंटे रिजर्वेशन हो सकेगा। यात्रियों के फीडबैक के आधार पर रेलवे अप्रैल से ये सुविधा देने जा रहा है। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक ही रिजर्व टिकट मिल पाते हैं। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने विभिन्न जोन के रेल मंडलों से उनके यहाँ के स्टेशनों पर बेचे जाने वाले रिजर्व टिकटों के आंकड़े मंगाए हैं। आंकड़े मिलते ही योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने विभिन्न मोहल्लों और पोस्ट ऑफिसों में बेचे जाने वाले रिजर्व टिकट भी 2 शिफ्ट में देने का सुझाव रेल मंत्रालय को दिया है। रेलवे का दावा है कि इस नए सिस्टम से टिकट दलालों पर कंट्रोल तो होगा ही, साथ ही जरूरतमंद लोगों को सही समय पर रिजर्वेशन टिकट भी मुहैया हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर जहां तनाव साफ नजर आ रहा है और लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, वहीं पर LOC ट्रेड में एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। जनवरी 15 तारीख को कमान पोस्ट पर दोनों साइड के ट्रेडर्स मिलने जा रहे हैं। जहां आए दिन जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगातार तनाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं आने वाली 15 जनवरी को होने वाले ट्रेड में कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि 15 जनवरी को LOC ट्रेड में दोनों देशों के बीच ट्रेड शुरू होने वाला है। बताया जाता है कि दोनों देशों के ट्रेडर्स LOC कमान पोस्ट पर मिलने जा रहे हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेड से संबंधित अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स ने अथॉरिटी से इच्छा जताई थी कि वो पाक ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और फ्लैग मीटिंग में इस बात को उठाया गया।
गौर हो कि एक सकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही अब मीटिंग कमांड पोस्ट पर आगामी 15 जनवरी को होने वाली है। 10 ट्रेडर्स जम्मू कश्मीर के होंगे तो वहीं 5 ट्रेडर्स पाक से होंगे। इस मीटिंग में ये ट्रेडर्स हिस्सा लेंगे। 2008 में इस ट्रेड को शुरू किया गया था और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इस ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा पेशरफ्त और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा CBM 2008 में उठाया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे क्या वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होंगे या कि फिर अभी भी LOC ट्रेड इसी तरीके से चलेगा। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए श्रीनगर से कैमरा पर्सन आबिद कादरी के साथ इशफा गौहर, गुलिस्तान न्यूज़। आपको सुनकर हैरान की होगी लेकिन ये सच्चाई है कि रियासत जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त है और अब तक जितने लोग आतंकवाद से मरे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मरे हैं। लेकिन हर साल एक बुनियादी तौर पर हम रोड सेफ्टी वीक मनाते हैं और इस साल भी हमने आज से रोड सेफ्टी वीक शुरू किया। मुनीर खान जो IG ट्रैफिक है उन्होंने रोड सेफ्टी वीक को हरी झंडी दे करके आगाज़ तो किया, लेकिन कितनी कारगर साबित होता है ये रोड सेफ्टी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो आतंकवाद से जम्मू कश्मीर बुरी तरीके से ग्रस्त है और जितनी भी मृत्यु इन अटैक्स में होती है उससे भी कई ज्यादा मृत्यु यहाँ रोड एक्सीडेंट के दौरान होती है। वैसे तो रोड सेफ्टी को लेकर हर साल कोई न कोई कानून तो जरूर बनता है, लेकिन फिर भी इन मृत्यु दरों में कोई कमी नहीं आती। आपको बता दें कि आज से रोड सेफ्टी वीक शुरू हो गया है। IG मुनीकांत ने आज रोड सेफ्टी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब इस रोड सेफ्टी वीक से इन मृत्यु दरों में कितनी कमी आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक विभाग को लेकर इस वीक में क्या क्या प्रमुख रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। हर साल इस सप्ताह को मनाया जाता है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, ड्राइवर को जागरूक किया जाता है और ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि आखिर ड्राइवर लाइसेंस कहाँ से लाते हैं, आखिर जो फिटनेस गाड़ी की होती है उसको लेकर के क्या प्रक्रिया दूर करने की ज़रूरत है, क्या जो ड्राइवर 3 मरतबा गलती करता है उसका लाइसेंस रद्द करने की ज़रूरत है। इन किसी भी पहलू पर अभी तक ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने इस पर चिंता नहीं किया। अलबत्ता हर साल ट्रैफिक वीक मनाया जाता है और औपचारिकता को पूरा किया जाता है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन बंटी डीगरा के साथ विनोद, जम्मू से। इसे नरेंद्र मोदी का करिश्मा ही कहा जाएगा कि उनके विरोधी भी अब उनके सुर में सुर मिलाने लगे हैं। RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय जोशी जो कभी नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते थे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब वो लखनऊ की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। इसको लेकर बाकायदा बीजेपी के प्रदेश ऑफिस समेत शहर के कई चौराहों पर होर्डिंग्स भी लगा दी गई हैं। कभी नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा रखने वाली RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय जोशी अब उनके समर्थन में उतर आए हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को संजय जोशी लखनऊ में नरेंद्र मोदी के भारत स्वच्छ अभियान के तहत राजधानी की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। संजय जोशी के इस अभियान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने रातों रात पार्टी के स्टेट ऑफिस समेत कई चौराहों पर मोदी व जोशी के एक साथ पोस्टर भी लगा दिए हैं। ये अभियान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सुबह 10 बजे से IT चौराहा से हरिजन बस्ती बाबा की बगिया तक चलाया जाएगा। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि स्वच्छता अभियान से कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी की छवि जो तानाशाह की तरह बनती जा रही है, उस छवि में सुधार को लेकर संजय जोशी को इस अभियान के तहत जोड़ा गया है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन सलमान के साथ राजवीर सिंह यादव, गुलिस्तान न्यूज, लखनऊ। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में हुआ बीती रात एक अजीबोगरीब हादसा। जी हां, जिस तरह से मुंबई की लोकल ट्रेन में एक खास तौर का डब्बा है जिसपे सिर्फ विकलांग यानी अपाहिज लोग ही सफ़र कर सकते हैं। इस डब्बे में खास तौर पर 2 लोगों ने सफ़र करना शुरू किया जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन डब्बे में जगह न मिलते देख दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके चलते एक ने दूसरे को चलती गाड़ी से धक्का मार के उसकी जान लेने की कोशिश की। बीते शुक्रवार की रात CST कसारा लोकल के अपंग डब्बे में सवार
ठाणे कोर्ट में कार्यरत नंद कुमार जोशी और भारी सामान लेकर अपंग बोगी में यात्रा कर रहे एक युवक आजाद आलम की लगेज को लेकर ही बहस हो गई। बताया जाता है कि इस बहस के दौरान इसी बोगी में सवार एक पुलिसकर्मी ने नंद किशोर का पक्ष लेते हुए आजाद को खूब खरी खोटी सुनाई। बस इसी का गुस्सा निकालने के लिए आजाद ने आओ देखा न था दरवाजे के पास खड़े नंद कुमार को जोर का धक्का दे दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। बाकी यात्रियों ने इसकी खबर हेल्पलाइन को करने के बाद आजाद को पकड़कर कल्याण में पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में इसे डोंबिवली जीआरपी ने अपनी हिरासत में लिया। डोंबिवली और ठाकुरली के बीच हुई इस घटना के बाद गिरकर जख्मी हुए नंद किशोर खुद पैदल चलकर डोंबिवली जीआरपी पहुंचे और सारा हाल पुलिस को बताया। फिलहाल नंद किशोर का कल्याण के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अगर माने तो उस शख्स ने उस आदमी को चलती गाड़ी से इसलिए फेंक दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए और वो अपना सफर आसानी से कर ले। लेकिन ट्रेन से गिरने के बाद में जो लोग ट्रेन की पटरी के आसपास रहते हैं उन्होंने उस शख्स को उठाया और ले जाने के बाद में उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया। उस डब्बे में सफर कर रहे विकलांग लोगों ने उस शख्स को पकड़ा और पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखना यह है जिस तरह से लोग आसानी से इस तरह के विकलांग डब्बे में सफर करते हैं और करने के बाद में लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, पुलिस इस तरह के शख्स पे क्या कार्रवाई करती है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए अशोक पांडे, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। अगले महीने से शुरू हो रहे क्रिकेट विश्व कप के तहत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। इस टीमों के ऐलान के मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य भी देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम से जहां स्पिनर नेथन लियोन की छुट्टी हो गई है तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम से ड्वेन ब्रावो और कैरन पोलार्ड नदारद हैं। फरवरी और मार्च में होने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में चोटिल माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे, जबकि फॉर्म में चल रहे स्पिनर नाइन लियोन को टीम में शामिल नहीं किया गया है। लियोन की जगह हॉरिस को टीम में जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम में हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए क्लार्क को टीम का कप्तान बनाया गया है। लेकिन विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच तक अपनी फिटनेस साबित नहीं कर पाने की स्थिति में उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। वही वेस्टइंडीज की टीम में ऑफ स्पिनर सुनील नारायण की विश्व कप के लिए टीम में वापसी हुई है, जबकि दिग्गज खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो और कैरन पोलार्ड को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 16 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ करेगा। फरवरी महीने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हो रहे क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया मजबूत दावेदार बनकर सामने आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चोटिल कप्तान माइकल क्लार्क की जो चोट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए समस्या बनी हुई है। हालांकि क्लार्क को टीम में चयन कर लिया गया है, लेकिन उनकी चोट पर अभी भी अंतिम निर्णय होना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्लार्क की चोट से ऑस्ट्रेलिया कितनी जल्दी उभर पाता है, जबकि दूसरी ओर नेथन लियोन को टीम में ना लेने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया का कितना कारगर साबित होता है और क्या विश्व कप अपने घरेलू सरजमी पर विश्व कप को जीतने की उनकी उम्मीदों पर नेथन लियोन को बाहर रखना कहीं करारा प्रहार न साबित हो।